पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शियाओफन को ये मालूम पड़ा था कि बीस्ट किंग अभी भी जिंदा है और वो कहीं ना कहीं जाकर छुप चुका है। अगर जब तक कि वो जिंदा है ना तो मुसीबत खत्म नहीं होने वाली। शियाओफन को सबसे डरावना सपना है जिसमें उसने देखा कि उसकी पूरी की पूरी फैमिली को बीस्ट किंग ने मार दिया है, वो सच हो जाएगा। इसलिए शियाओफन का ये मकसद था कि उसको बीस्ट किंग को खत्म करना है या फिर उसको हमेशा के लिए ट्रैप करना है। वो ग्रैंड शमन से मिलने के लिए चाहता है और उनसे जाकर वो सारी बात बताता है। तो ग्रैंड शमन उसको ये सलाह देते हैं कि एक फॉर्मेशन आता है जिसके अंदर उस बीस्ट किंग को सील किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए उसको पहले 5 आर्टिफैक्ट हासिल करने पड़ेंगे। तो ये जानने के बाद शियाओफन सारी की सारी चीजों को ढूंढने के लिए निकल चुका था। वो फॉर्मेशन देखने के लिए भी आता है जो कि फ्लेम फॉर्मेशन है और उसके जरिए बीस्ट किंग को ट्रैप किया जा सकता है। लेकिन हालत इतनी खराब थी फॉर्मेशन की कि फॉर्मेशन पूरी तरह से टूटा हुआ था जो कि बिल्कुल भी किसी काम का नहीं रहा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम फेंगशन वैली वालों को देख पाते हैं। वो लोग कई सारे बंदों को लेकर आए हुए थे और उनके पास बहुत सारे खून होते हैं, जैसे कि उनके एंसेस्टर की किताबों में लिखा हुआ था कि इस फ्लेम फॉर्मेशन को एक बार फिर से बनाना है तो उसके लिए ब्लड सैक्रिफाइस लगता है। इसलिए ये लोग यहाँ पर बहुत सारे खून को लेकर आए हुए थे, लेकिन जब वो लेकर आते हैं फॉर्मेशन खास तरीके से बनकर तैयार होता ही नहीं। वो बार बार कहते जाता वैली मास्टर की और ज्यादा चाहिए, लेकिन फिर भी वो फॉर्मेशन तैयार होने के लिए बन ही नहीं रहा था। वैली मास्टर कहता है कि जल्दी से खून चाहिए, चाहे जितना हो सके उतना खून की हमें जरूरत पड़ेगी। इस वजह से वैली मास्टर क्या करता है कि जितने साथी लोग उसके आए हुए थे ना खून वगैरह लेकर, तो वो उनको ही मारने का फैसला करता है कि इनका ही खून सैक्रिफाइस कर देता हूँ, जल्दी से फॉर्मेशन तैयार हो जाएगा। लेकिन जैसे ये करने वाला था ना तभी बीच में शियाओफन आकर पहुंच जाता है। वो तो पहले से यहाँ पर छुप के उसकी सारी हरकत देख रहा था, तो सीधा आकर वो अपनी पावर के जरिए वैली मास्टर को रोकता है और उससे कहने लग जाता है कि तू इंसान है ना, इंसानों की तरफ से आता है ना, तो तू डीमन वाले काम क्यों कर रहा है? लोगों को मारना ये डिमोनिक कल्ट का काम होता है, इंसानों का नहीं। जिस तरह से तू रास्ते से चल रहा है वैसे ही चलता रहा। अगर तू ये हरकत करेगा तो तेरे और शैतानों में फर्क क्या रह जाएगा? तो ये देखकर वैली मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो कहने लग जाता है कि ये मेरे लोग हैं, वैसे भी किसी काम के नहीं है, तो कल किसी काम ही आ जाएंगे, तो मैंने इसमें कौन सा बुरा काम कर दिया? अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा फर्क लग रहा है ना, इतना ज्यादा दर्द हो रहा है, तो अपना खून सैक्रिफाइस कर देना। मुझे वैसे भी खून की जरूरत है, तेरा करूंगा तो ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो इसके बाद वैली मास्टर सीधा शियाओफन के ऊपर अटैक करने की तैयारी कर देता है। वो सीधा अटैक करने जा चुका था शियाओफन के ऊपर और अब शियाओफन और वैली मास्टर के बीच में एक बैटल शुरू हो जाता है। वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे, जहाँ पर शियाओफन अपनी स्टिक लिए हुए था और वैली मास्टर अपनी वही फिनिक्स स्पिरिट को समन कर लेता है। दोनों का जो बैटल था काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। शियाओफन उसको बहुत मस्त वाली टक्कर देता है, मार मार कर उसको उठाकर दूर फेंक देता है, जिस वजह से वैली मास्टर हैरान रह चुका था कि ये शियाओफन लूजर कहेगा, इसने मेरे अटैक को रोका कैसे और मेरे अटैक को डिस्ट्रॉय तक कर दिया, इसके पास इतनी पावर आई कैसे? ये तो बिल्कुल यूजलेस था ना। आखिर वैली मास्टर होकर मैं इसके सामने हार कैसे गया? शियाओफन उससे कहने लग जाता है कि जब तुझे इतना ही शौक पड़ा ना इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने का, तो ठीक है मैं ही यहाँ पर इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता हूँ, तेरा सैक्रिफाइस देकर। और इतना कहने के बाद तो वो सीधा वैली मास्टर के ऊपर अटैक करने लग गया था। जितने भी वैली मास्टर के साथी थे ना उसको बचाने के लिए बीच में आ जाते हैं, लेकिन शियाओफन रुकता नहीं। वो एक बहुत ही ब्रूटल अटैक देकर मार देता है और वो अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक था। बाकी लोग जैसे जैसे अपनी जान बचाकर बाहर निकल कर तो आ जाते, लेकिन वैली मास्टर अभी तक बाहर निकल कर नहीं आया था। तो फेंगशन वैली वाले जो जितने भी लोग थे ना वो कहने लग जाते उस एल्डर से कि तुम गए थे ना वैली मास्टर के साथ में, वैली मास्टर बाहर निकल के क्यों नहीं है, तुम ही खाली बाहर निकल कर आ गए। तो एल्डर जो था वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि जाओ सब लोग यहाँ से, कोई मतलब नहीं है, जो होगा मैं उसको हैंडल करने के लिए तैयार हूं। तो सबको यहाँ से भगा देता है कि तुम लोग निकलो पहले। लेकिन दूसरा जो बंदा था वो कहने लग जाता है कि अभी अंदर वैली मास्टर की हालत खराब हो गई, तो आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, हमें और लोगों को लाना चाहिए उनको बचाने के लिए। तो वो एल्डर कहने लग जाता है कि मुंह बंद रख और किसी को बताने नहीं कि यहाँ पर क्या हुआ। वो डिसेबल हैरान कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों नहीं बताएंगे हम किसी को। लेकिन तभी वहाँ पर ज़ूकी और बाकी लोग आकर पहुंच जाते हैं। ज़ूकी अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आई हुई थी और यहाँ पर आने के बाद वो उस एल्डर को और फेंगशन वैली का जो दूसरा बंदा होता है उसको ग्रीट करने लग जाती है। इस वजह से वो जो फेंगशन वैली वाले थे ना वो बात नहीं बताते कि अभी यहाँ पर हुआ क्या असल में। जिसके बाद हम शियाओफन को देखते वो आराम से उस गुफा के अंदर से बाहर निकल कर आ चुका था। पिंगर उसे कहने लग जाती कि क्या किया तुमने शियाओफन, तुमने पटक कर मार दिया उसको, वैली मास्टर को, पता नहीं वो जिंदा भी है कि नहीं है। तो शियाओफन उसे कहना चाहते कि मुझे वहां से बाहर निकालने में तो तुम्हारा सबसे बड़ा हाथ है, तुम्हारी स्केप टेक्निक जो है ना वो लाजवाब है, अगर नहीं उसका इस्तेमाल किया होते ना तो हम भी वहां पर फंस जाते। लेकिन पिंगर कहती कि अरे नहीं बिना मतलब कि मुझे क्रेडिट मत दो, अगर तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर नहीं भी होती ना तब भी तुम आराम से उस वैली मास्टर की बजाते और वहां से निकल आते। वैसे मैं तुम्हें एक और खास बात बताना चाहती हूँ कि जिस गुफा के अंदर तुम गए थे ना तुम्हें लग रहा है कि वहां पर बीस्ट किंग को ट्रैप करके रखा गया था, सेम वैसी एक और गुफा है जहाँ पर बीस्ट किंग को ट्रैप किया गया था। जिस गुफा के अंदर से तुम बाहर निकल कर आओ ना वो असली वाली नहीं थी, तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां तक ले जा सकती हूँ। तो ये सुनकर शियाओफन हैरान हो जाती है कि क्या तुम सच कह रही हो, अगर ऐसा तो ठीक है मुझे वहां तक ले चलो। तो इसके बाद दोनों आगे बढ़ते हुए एक अलग ही गुफा के पास आकर पहुंच जाते हैं। पिंगर यहाँ पर आने के बाद कहने लग जाती है कि तुम्हें पता है जितनी भी यहाँ पर गुफा है ना सारी की सारी गुफा आपस में कनेक्टेड है, तो इसलिए ऐसा कंफर्म नहीं कह सकते कि किसके अंदर बीस्ट किंग को ट्रैप किया गया था, लेकिन जगह वही है कि यहीं पर उसको ट्रैप करके रखा गया था। तो अगर हम ट्राई करेंगे तो यहीं पर हो सकता है कि वो गुफा हमें मिल जाए जहाँ पर सच में बीस्ट किंग को रखा गया था और अभी भी हो सकता है कि वो वहीं पे मौजूद हो। तो इसके बाद हम देखते हैं शियाओवाई को, यानी कि अपनी उसी फॉक्स डीमन को। तो जैसे वो एक गुफा के अंदर आती है ना वहाँ पर एक बीस्ट बैठा हुआ था जो कि काफी ज्यादा भड़क जाता है। उस फॉक्स डीमन को देखकर फॉक्स डीमन कहने लग जाती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा बीस्ट है ना उसको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। तभी तो देखो कि मुझे देखते साथ ही वो कितना ज्यादा भड़क गया। तब हम देख पाते हैं कि यहाँ पर है ना बीस्ट किंग बैठा हुआ है, सच में वो गुफा के अंदर ही बैठा हुआ था अपने बीस्ट के साथ, और ये उसी का बीस्ट होता है जो कि शियाओवाई को देखकर भड़क रहा था। बीस्ट किंग शियाओवाई को देखकर कहने लग जाता है कि यार इसको
ज्यादा सीरियस मत लो, ये तो किसी को भी देख कर भड़क जाता है। मैंने उसको शांत करा दिया, ये बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करेगा क्योंकि इसकी आदत है ना, ये कभी भी इंसानों के ऊपर भरोसा करता ही नहीं है। तो तुम्हें तो डरने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि तुम भी वैसे भी इंसान थोड़ी ना हो, तो ये तुम्हारा वैसे भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो ये सुनकर फॉक्सजेमन कहना चाहती कि आखिर ये इंसानों से नफरत क्यों करता है? इंसान तो वैसे भी कितने कमजोर होते हैं, कितना ही ज्यादा जी लेते हैं, वो ज्यादा टाइम तक थोड़ी ना जी पाता है। जितनी जिंदगी होती है वो भी किसी न किसी चीज के पीछे भागते हुए खत्म कर देते हैं। किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या चाहिए, सबकी जिंदगी में अलग अलग मकसद है और उसी को चेस करते करते उनकी जो बची कुछ जिंदगी रहती है वो उसको भी पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। कोई किसी चीज के पीछे भागता है, जैसे कि किसी के पास फॉर्च्यून हो गया, किसी के पास ट्रेजर हो गया, किसी के पास सिंहासन हो गया, किसी को क्या चाहिए, बस यही चीज में उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है, कोई मकसद ही नहीं है उनकी जिंदगी में। तो ये सुनकर बीस्ट किंग जो था वो कहना चाहता है कि तुम्हें पता है, मैं भी कभी चाहता था कि मैं भी एक मॉडल इंसान की तरह अपनी जिंदगी गुजारो और मैंने मॉडल से ही सारी चीजों की शुरुआत की है। तो शियाबा उससे कहना चाहते हैं कि हाँ मुझे पता है, तुम इतना ज्यादा अपने अंदर बदलाव ला चुके हो ना कि तुम्हारा कोई जवाब ही नहीं है। तुम एक ऐसे सुपर नेचुरल बीइंग हो कि उसका पास्ट जानने जाए ना तो अलग ही किताब खोलनी पड़ेगी। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम्हारा कहीं ना कहीं तो कनेक्शन जुड़ा हुआ है मॉडल से। तुम एक इंसानों वाली जिंदगी ही जी कर आए हो ना, तो फिर भी तुम इंसानों से इतनी नफरत क्यों करते हो? तुम्हें तो खुद पता होगा कि इंसानों की जिंदगी कैसी होती है, लेकिन तब भी तुम्हारे अंदर इंसानों को लेकर जो नफरत है उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। क्या इसके पीछे वो किन्यू सेक का जो मास्टर है वही तो कारण नहीं कि सिर्फ एक इंसान के लिए तुम सारे के सारे इंसानों से नफरत करने लग गए हो? बीस्ट किंग जो था वो यहाँ पर थोड़ी बातें बताने लग जाता है उससे शियाबाई को कि देखो, जो मैं इस दुनिया में आया हूँ ना, जितनी मैंने जिंदगी जी है वो सिर्फ एक मॉडल इंसान की वजह से ही जी है। जब मेरा जन्म हुआ था तो मैं एक इंसान भी नहीं था, मैं कोई शैतान भी नहीं था, मैं कुछ अलग ही चीज था। पता नहीं क्या था, मैं एकदम घिनौना दिखता था मैं। लेकिन धीरे धीरे करते हुए लिंग लॉन्ग, तो मैं बताऊंगा वो लड़की जो मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया है, जिसे मैंने दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किया, उसने मुझे बचपन से लेकर संभाला और धीरे धीरे मुझे वो प्यार दिया जो आज मेरे पास है। आज जैसा मैं दिखता हूँ ना, शुरुआत उसी ने की थी। इसी वजह से मैंने तुमसे कहा कि मैंने मॉडल जिंदगी एक बहुत अच्छी तरह से जी है। उसी ने मुझे पूरी मॉडल जिंदगी क्या होती है इसका महत्व बताया। लिंग लॉन्ग थी जिसने मुझे मॉडल लाइफ से रूबरू कराया, इसलिए वो मेरी दुनिया थी। मुझे उसके अलावा दुनिया में कुछ और नजर ही नहीं आता था, मेरे लिए कुछ और मतलब ही नहीं रखता था। वो मुझसे बहुत ज्यादा खुश थी, मैं उससे भी बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन जब मैं इस काबिल बना, जब मैं स्ट्रॉन्ग बना ना, जब मैंने अपनी पावर को पहचाना, तो पता नहीं लिंग लॉन्ग को क्या हो गया और वो मुझसे नाराज रहने लग गए। उसने उसके बाद कभी भी मुझे हंसकर एक बार देखा भी नहीं और मुझसे दूरियां बनाने लग गए। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, मैं वो नहीं जानता। लेकिन ये नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसी ने मुझे इतने सालों के लिए ट्रैप किया। शियाबाई कहना चाहती कि वही लड़की ना जो तुम्हें ट्रैप की थी और तुम उसको सबसे ज्यादा प्यार करते थे, तुमने कभी उससे पूछने की कोशिश की कि वो ऐसा क्यों की? तो बीस्ट किंग कहता है कि पूछने की कोशिश की, बहुत बार पूछने की कोशिश की, पता नहीं कितनी बार मैंने उससे पूछा, लेकिन उसने कभी भी मुझे इस सवाल का जवाब ही नहीं दिया कि आखिर उसने क्यों मुझसे नफरत स्टार्ट कर दी। कभी कभी तो खुद की किस्मत पे हंसी आती कि आखिर मेरी किस्मत में ऐसा कुछ लिखा था क्या? शियाबाई उससे कहना चाहती कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम पहले कभी ऐसी बातें नहीं करते थे। ऐसा कोई दुख का मारा हुआ इंसान जिसका सब कुछ टूट गया हो, उस तरह से बातें कर रहे हो तुम। तो बीस्ट किंग कहना चाहता है तभी तो मैंने कहा कि मैंने इंसानों की तरह बहुत टाइम गुजारे हैं और तुम एक मरते हुए इंसान से पूछ रही हो कि आखिर वो इतना दुख भरी बातें क्यों कर रहा है? जिस दिन से लिंग लॉन्ग मुझे छोड़ के गई थी ना, मैं उसी दिन मर गया था। जिस दिन उसने मुझे हमेशा के लिए ट्रैप किया, मैं बस जिंदा हूँ, सांसें ले रहा हूँ, लेकिन मैं मर तो उसी दिन गया था। शियाबाई कहती है कि तुम इंसान नहीं हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो फीलिंग है ना वो इंसानों से भी बढ़कर है। तो ये सुनकर बीस्ट किंग कहना चाहता है कि अगर जो मैंने महसूस किया है उसको इंसान होना नहीं कहते तो किसको इंसान होना कहते हैं? मैंने इंसान ना होकर भी बहुत कुछ इंसानों वाला फील किया है। अगर तुम्हें ये नहीं लगता कि इंसान इसको कहते हैं तो आखिर किसको इंसान कहते हैं? तो ये सुनकर शियाबाई कहना चाहती कि मैं तुम्हें एक इंसान के बारे में बताती हूँ जिसको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। वह नाम तो नहीं लेती लेकिन कह रही थी वो शियाफान के बारे में ही कि वो इतना ज्यादा दुख का मारा इंसान है ना, उसकी किसी चीज में कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसा इंसान है कि सारी गलतियां खुद पर डाल लेता है कि हाँ सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। उसके साथ दिल टूटा हुआ इंसान शायद मैंने जिंदगी में कभी किसी को नहीं देखा होगा। उसने बहुत तकलीफें झेली है लेकिन कभी भी उसने हार नहीं मानी। वो गिरता है, वापस से उठता है और फिर से आगे बढ़ने लग जाता है। अपनों के लिए वो अपनी जान देने के लिए तैयार है। जो भी जिंदगी में हासिल किया बिना झिझक के कुर्बान करने के लिए वो तैयार हो गया। इस तरह के जिद्दी इंसान को मेरे ख्याल में इंसान कहा जाता है। इंसान ऐसे होते हैं जो खुद से ज्यादा दूसरों को अहमियत देते हैं और बिल्कुल वैसा ही इंसान है वो शियाफान। जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया तब भी वो कोई ना कोई तरीका निकालने की कोशिश करता है कि नहीं मैं कुछ भी कर लूंगा लेकिन अपना काम करके रहूंगा। वो इस बारे में कहना चाह रही थी कि जिस तरह से शियाफान है ना एकदम डेस्परेट है कि किसी भी तरह से उसको बिया वापस से जिंदा चाहिए, कभी वो हार नहीं मान रहा। तो यही मिसाल वो यहाँ पर दे रही थी। तो जब यहाँ पर बीस्ट किंग ये सुनता है वो कहना चाहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर बहुत अच्छा है। जिस तरह से वो इंसान के बारे में तुम कह रही हो ना कि जिस चीज को पाने के बारे में वो सोचता है, कभी हार नहीं मानता, तो ठीक है मेरा भी जिंदगी में मकसद है। अब उसको भी हासिल करने के लिए मैं हार नहीं मानूंगा, किसी भी तरह से उसको करके रहूंगा। उसका मकसद ये है कि वो पूरी दुनिया से इंसानों का खात्मा कर देगा। तो इसलिए वो ये कह रहा था कि अब मेरा मकसद पूरा करने का टाइम आ चुका है, अब मैं अपना मकसद पूरा करने जा रहा हूँ, कभी भी हार नहीं मानने वाला। ये तो कौन सी बात को कौन सा सीरियस मोड में ले लिया। अब लगता है कि ये तबाही लाने वाला है। इसके बाद हम यहाँ पर फॉर्चून टेलर को देखते हैं जो कि अपनी पोती के साथ आगे बढ़ रहा था और
और आगे बढ़ते वो काफी ज्यादा थक चुका था। उसके साथ वाइल्ड डॉग भी होता है और ये तीनों के तीनों आगे बढ़ रहे थे। फॉर्चून टेलर कहने लग जाता है कि अरे बस बस मेरी बूढ़ी टांगे थक चुकी है, मैं और ज्यादा नहीं चल सकता, तुम लोग अभी जवान हो तो तुम लोग चलते जा रहे हो, मुझे आराम करना है, मुझे भूख भी लग रही है। तो ये देखकर उसकी पोती जो होती है वो कहने जाती है कि अरे ग्रैंडपा आप तो बहुत जल्दी थक जाता है, आपको थकान हो रही है, लाओ मैं आपकी मसाज कर देती हूँ। लेकिन खाने की बात है तो फिर हम उसका बंदोबस्त नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कुछ भी खाने की चीज नहीं है। वो वाइल्ड डॉग से भी कहने लग जाती है कि तुम भी बहुत ज्यादा थक गए हो ना, तो तुम भी आराम कर लो, मैं जब से देख रही हूँ कि तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की है। लेकिन वाइल्ड डॉग कहता है कि नहीं नहीं, मुझे आराम की कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों को आराम करना तो करो, मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि कुछ खाने पीने की चीजें हो सकती है क्या, मैं वो लेकर आऊंगा क्योंकि मुझसे ज्यादा काम तुमने की है। अब वाइल्ड डॉग का तो आपको पता ही होगा कि कौन सा इंसान है वो यहाँ पर फॉर्चून टेलर की पोती से प्यार करता है, तो उसके लिए इतना तो कर ही देगा। तो ये देखकर जो फॉर्चून टेलर की पोती होती है वो कहना चाहती है कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है, तुम जाओ और खाने पीने का कुछ लेकर आओ, देखो क्या मिल सकता था मैं, ताकि मैं अपने ग्रैंडपा को दे सकूंगा, उनकी भूख मिटा सके हम। तो वाइल्ड डॉग कहता है कि ठीक है, मेरा इंतजार करना, कहीं भाग मत जाना यहाँ से, तुम लोग कुछ लगे तो मुझे आवाज देना, मैं आ जाऊंगा, मैं पास में ही जा रहा हूँ कुछ ढूंढने के लिए। इतना कहने के बाद वाइल्ड डॉग तो वहां से जा चुका था देखने के लिए कुछ खाने को उसको मिलता भी है या फिर नहीं मिलता। और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए उसको सुबह से शाम हो जाती है, शाम तक वो कुछ मछलियां पकड़ कर लेकर आया था। लेकिन जब वो वापस लौट कर आता है ना, वो परेशान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, सबके सब यहाँ से चले गए थे। वो कहना चाहते कि अरे मैंने कहा था ना तुम लोगों को कि तुम लोगों को यहीं पर रुकना, क्या हुआ तुम लोगों को, कहाँ चले गए तुम लोग ठीक तो हो ना। वो एकदम घबरा जाते कि नहीं ये नहीं हो सकता, तुम लोगों को कुछ हुआ तो नहीं ना। उसको वहाँ पर कुछ बीस्ट के निशान वगैरह नजर आते हैं, उस निशान को देखकर वो डर चुका था कि नहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना, बीस्ट वगैरह ने नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया उन लोगों को। वो भाग कर जाने लग जाता है देखने के लिए कि कहाँ पर है वो फॉर्चून टेलर और उसकी पोती। और उसका सोचना बिल्कुल सही था क्योंकि फॉर्चून टेलर और उसकी पोती जो होते ना वो बीस्ट की चुंगल के बीच में जाकर फंस चुके थे। वहाँ पर और भी कुछ इंसान थे जिनके ऊपर उस बीस्ट ने हमला कर दिया था और वो बीस्ट होता वो बहुत ज्यादा भड़का हुआ था। जो भी उसको नजर आता वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो चुका था। वो सीधा पहुंच जाता है फॉर्चून टेलर के ऊपर भी अटैक करने के लिए, लेकिन वो यहाँ पर अटैक कर पाता कि उसके पहले ही उसके ऊपर एक बहुत ही ब्रूटल अटैक आकर लग जाता है। और ये अटैक किया था वाइल्ड डॉग ने उसी बीस्ट के ऊपर। वो कहना चाहता है कि तुम दोनों ठीक तो ना, मैं आ गया हूँ तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तो ये देख के वो जो बीस्ट होता है ना, जितने भी बीस्ट यहाँ पर थे करीब 2-3 थे, तो वो वाइल्ड डॉग के पीछे पड़ जाते कि तेरी हिम्मत कैसे भी हमारे ऊपर अटैक करने की, तू बचेगा नहीं। उन्होंने वाइल्ड डॉग को चारों तरफ से घेर लिया। अब वाइल्ड डॉग थोड़ा सा घबरा जाता है कि भाई ये तो बीस्ट सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये कहाँ से आ गए इन लोग। लेकिन वो डरता नहीं, हिम्मत करता है और एक डंडा उठाकर वो उनसे फाइट करने के लिए जा चुका था। वो अकेले रहता है और उसके सामने 2-3 बीस्ट थे जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे। जैसे ही फॉर्चून टेलर की पोती उसको बचाने के लिए जा रही होती, वो उसको मना करता है कि यहाँ पर आना मत, गलती से भी यहाँ पर आने की कोशिश मत करना, मैं इनको संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, संभाल लूंगा मैं इनको। लेकिन दिख रहा था कि वो उसको संभाल नहीं सकता। वो थोड़ी बहुत यहाँ पर फाइट कर पा रहा था लेकिन ज्यादा टाइम तक वो टिक नहीं पाएगा। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो और साथ ही साथ एक और दूसरा बीस्ट होता है ना, वो फॉर्चून टेलर उसकी पोती की तरफ बढ़ चुका था उसको खाने के लिए। जैसे फॉर्चून टेलर की पोती के ऊपर बीस्ट अटैक करने वाला था, वो फॉर्चून टेलर जो होता है ना वो अपनी स्टिक उठाकर मार देता है उसी बीस्ट के ऊपर, जिस वजह से उसकी पोती जो थी वो तो यहाँ पर बच जाती है। लेकिन वो जो पोती थी ना उसका एकदम दिमाग खराब हो जाता है जब वो सामने की ओर नजारा देखती है, क्योंकि वो जो बीस्ट था ना जिससे वाइल्ड डॉग फाइट करने गया था उसने अपना पूरा नाखून वगैरह घुसा दिया था वाइल्ड डॉग के अंदर, जिस वजह से वो पूरा खून खून हो गया होता है। और इसके बाद वो बीस्ट उसको उठाकर दूर फेंक देता है। यही चीज देखकर यहाँ पर वो फॉर्चून टेलर और उसकी पोती एकदम घबरा चुके थे कि नहीं ये नहीं हो सकता, वाइल्ड डॉग तुम ठीक तो हो ना। लेकिन किसी को भी वो बीस्ट अपने पास आने नहीं दे रहा था। वो बहुत ज्यादा भड़का हुआ था वाइल्ड डॉग को देखकर कि आखिर इसने मुझे मारा कैसे, इसने मुझे मारने की कोशिश की थी ना, तो मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसी वजह से वो यहाँ पर इतना भयंकर अटैक कर रहा था उसी वाइल्ड डॉग के ऊपर। और उसको सबक सिखाने के बाद, उसको पूरी तरह से अधमरा करने के बाद वो जो बीस्ट होता है अब यहाँ पर बढ़ जाता है फॉर्चून टेलर और उसकी पोती की तरफ। वो उन दोनों को मारने की तैयारी में लगा हुआ था। वाइल्ड डॉग जो होता है एकदम अधमरा था, चारों तरफ से उसके खून निकल रहा था, वो उठने की भी लायक में नहीं होता। लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे हिम्मत करते हुए आगे बढ़ रहा था और एक पत्थर उठाकर वो उस बीस्ट के ऊपर मारने की कोशिश करता। वो एक पत्थर देकर मार देता है ताकि वो बीस्ट ना फॉर्चून टेलर और उसकी पोती को कुछ भी ना करे। तो जैसे ये काम हुआ था ना, वो बीस्ट और ज्यादा भड़क जाता है कि ये आधा इंसान मर रहा है लेकिन फिर भी इसने मेरे पर अटैक करने के बारे में सोचा कैसे। तो जितनी बची कुछ जान थी वो भी पूरी तरह से निकालने के लिए पहुंच जाता है वो बीस्ट वाइल्ड डॉग के पास। लेकिन तभी फॉर्चून टेलर अपने तालिस्मान को यूज करता है और फायर घोस्ट तालिस्मान का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले तो वो यहाँ पर वाइल्ड डॉग को बचाता है और उसके बाद वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था ताकि वो अपने आप को, वाइल्ड डॉग को और अपनी पोती को, तीनों के तीनों यहाँ पर बचा सके। लेकिन एक दिक्कत हो जाती है क्योंकि उसके जो तालिस्मान थे ना उनके अंदर जो पावर होती है मैजिकल वाली, वो बीच टाइम पे एक्सपायर हो जाती है और तालिस्मान अपना काम करना ही बंद कर देता है। ये देखकर फॉर्चून टेलर कहने जाते कि बाप रे हम लोग मर गए, ये चाइना माल तालिस्मान बीच टाइम पे धोखा कैसे दे गया। अब इसको इस टाइम पे धोखा देना था क्या, बड़ी मुश्किल से तो हम लोग यहाँ से निकलने ही वाले थे लेकिन अब नहीं निकल पाएंगे, अब हमारा खेल खत्म हो गया। वो जो बीस्ट था अब यहाँ पर और ज्यादा गुस्से में उन तीनों की तरफ बढ़ने लग जाता है कि अब मैं तीनों के तीनों को मार डालूंगा, नहीं बचने वाले ये तीनों। वो सीधा आता है मुंह फाड़ते हुए और फॉर्चून टेलर उसकी पोती के ऊपर अटैक करने वाला था। लेकिन जैसे वो ये अटैक करने वाला था ना कि बीच में आकर पहुंच जाता है वाइल्ड डॉग और उन दोनों को बचाने के लिए वो सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसके ऊपर अटैक भी लगता है लेकिन वो रुकता नहीं, वो सीधा चढ़ जाता है उसी बड़े वाले बीस्ट के ऊपर और पकड़ने के बाद उसको वहीं पर मारने लग गया। तो
पूरी तरह से खून में नहाया हुआ था, हर तरफ उसके खून ही खून निकल रहा होता है, लेकिन वो किसी भी हालत में फॉर्चून टेलर और उसकी पोती को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। वो पूरी जान लगाता है, अपने दांतों से उस बीस्ट को काटता है, जितना हो सकता है तो वो करने की कोशिश करता है। उसका नाम वाइल्ड डॉग है ना, तो हरकत भी वो वैसी कर रहा था कि किसी भी तरह से मैं इस बीस्ट को रोक दूं, और जैसे जैसे करते हुए वो उसकी गर्दन के ऊपर इतनी बार दांत से वार करता है, इतने काटता है कि वो बीस्ट की हालत खराब हो गई थी। वो थोड़ा थोड़ा सा रुकने लग गया था बीस्ट, और यही मौका देखकर बाकी के जितने भी लोग थे ना, जैसे कि फॉर्चून टेलर, उसकी पोती हो गई और बाकी के बचे कुछ इंसान जो थे जो यहीं पर मौजूद थे, उनके ऊपर बीस्ट ने हमला किया था। वो पत्थर उठाते हैं, जो सामान दिखता है वो उठाते हैं और सीधा अटैक देकर मार देते हैं उस बीस्ट के ऊपर, ताकि अभी थोड़ा सा कमजोर हुआ ना बीस्ट, तो उसको मारने में अभी थोड़ी आसानी होगी। वो पूरी तरह से अटैक करते हैं उस बीस्ट के ऊपर, लेकिन बीस्ट रुकने के लिए तैयार नहीं था। जैसे जैसे इंसानों ने पूरी हिम्मत और ताकत का इस्तेमाल करते हुए कुछ टाइम के लिए उस बीस्ट को शांत कर दिया था, वो बीस्ट सच में शांत हो जाता है। लेकिन सीन क्या था, वो शांत तो हो गया लेकिन वो पूरी तरह से गिर गया था उसी वाइल्ड डॉग के ऊपर। वाइल्ड डॉग अधमरा था और बीस्ट पूरा का पूरा उसके ऊपर ही गिरा हुआ होता है। वो फॉर्चून टेलर और उसकी पोती जो होती है वो चिल्लाते हुए कहने लग जाती है सभी से कि सब लोग मेरी मदद करो, इस बीस्ट को हटाओ, इसके नीचे वाइल्ड डॉग फंसा हुआ है, हमें उसको बाहर निकलना होगा वरना वो मर जाएगा। तो ये देखकर जितने भी लोग थे ना, पूरी जान लगाते हैं, सब लोग एक साथ हाथ बढ़ाते हैं और एक एक करते हुए उस बीस्ट को धकेलने की कोशिश करते हैं ताकि वाइल्ड को बचाया जा सके। ये काम उतना आसान नहीं था, बहुत ज्यादा मुश्किल था और पूरी जान लगानी पड़ती सभी लोगों को, तब जाकर थोड़ा थोड़ा करते हुए वो जो बीस्ट होता है ना, उसका शरीर खसका जैसे खसका था, वो नीचे की जगह खाली हो जाती है। और अब यहाँ पर फॉर्चून टेलर की पोती जो थी उसकी नजर जाती है वाइल्ड डॉग के ऊपर, और वो देखती जब नजारा ना, तो वो अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पाती। वाइल्ड डॉग लग रहा था कि शायद वो मर चुका है, वो मर गया। आखिरी दम तक के उसने फाइट की, हिम्मत दिखाई, सब कुछ उसने किया। उस वाइल्ड डॉग ने अपने प्यार को बचाने के लिए, वो उस लड़की से प्यार करता था ना, तो उसको कुछ होने नहीं देना चाहता था वो, इसलिए उसको बचाने के लिए उसने अपनी पूरी जान गंवा दी। आखिरी दम तक के वो लड़ा, लड़ता ही रहा और लड़ते लड़ते वो मर गया। तो ये देखकर वो जो फॉर्चून टेलर की पोती होती है वो बहुत रोती है, वो इतना रोती है कि नहीं, ये नहीं हो सका। वाइल्ड डॉग, तुमने ऐसा क्यों किया, मेरे खातिर तुमने अपनी जान क्यों गंवा दी। काफी ज्यादा इमोशनल कर देने वाला सीन हो गया था ये। तो वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रही होती, वो बहुत ज्यादा रोती है वहाँ पर। फॉर्चून टेलर उससे कहता है कि बस बहुत हो गया, रुके कोई फायदा नहीं, हम कुछ भी क्यों ना कर ले, इसको वापस नहीं ला सकते, माफ करना, लेकिन वाइल्ड डॉग हमें छोड़कर जा चुका है हमेशा हमेशा के लिए, और अब इसको जाने देना ही बेहतर है। हम इसका अच्छे से अंतिम संस्कार करेंगे क्योंकि इसने हमारे लिए अपनी जान गंवा दी है, तो हमें इसके लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। लेकिन फॉर्चून टेलर की जो पोती होती है ना, वो कहने लग जाती है अपने ग्रैंडपा से कि ग्रैंडपा, मैं इसको बचा कर रहूंगी, मैं इसको जिंदा करके रहूंगी, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, मैं इसको मरने नहीं दे सकती। तो फॉर्चून टेलर भी सुनकर हैरान रह गए थे कि ये क्या कह रही हो, तुम इसको जिंदा कैसे करोगे, वो हमें छोड़कर जा चुका है। लेकिन वो तो पूरी तरह से डेस्परेट थी कि नहीं, चाहे कुछ भी मुझे क्यों ना करना पड़े, मैं उसको वापस ला कर रहूंगी। अब कैसे वो यहाँ पर उसको वापस लाएगी, क्या वो उसको वापस ला भी पाएगी या नहीं ला पाएगी, ये चीज तो हमें नहीं दिखाई गई, वो हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा कि वो अब क्या करने वाली है। लेकिन जो भी करेगी वो काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।